हम सी एफ एस की थर्ड क्लास कर रहे हैं और कुछ स्पेशल क्वेश्चंस या स्पेशल पॉइंट्स हमें समझने हैं जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ध्यान से समझना है। ये जो पॉइंट्स में अब आज हम करने जा रहे हैं ना, इनको रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। ठीक है, तो कुछ जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पे कर दिया। ठीक है, और मैं दो तरह की कंपनियां यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूँ। एक है बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनी बोल दो या बोल दो फाइनेंसिंग कंपनी, बात एक ही है। और दूसरा हो गया नॉन बैंकिंग कंपनी। नॉन बैंकिंग कंपनी के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि टाटा मोटर है, एटसेट्रा। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, है ना। बैंकिंग कंपनी के एग्जांपल्स हो गए जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया। आप एक बात सोचो, ये जो बैंकिंग कंपनी है, इसमें लाखों करोड़ों लोग अकाउंट ओपन करते हैं और अपने अपने पैसे डिपॉजिट कराते हैं। तो ये जो कंपनियां होती है, उनको इंटरेस्ट पे करती हैं या नहीं करती? इंटरेस्ट तो पे करती है ना। अब सोच के देखो, इंटरेस्ट पे करना इनके बिजनेस का एक रूटीन एक्सपेंस है या नहीं है? भाई, इनका तो मेन बिजनेस है इंटरेस्ट कमाना और इंटरेस्ट पे करना। तो इनके लिए ये जो इंटरेस्ट पे किया गया ना, बैंकिंग कंपनी के लिए, ये कहाँ पे आएगा? फाइनेंस, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। इनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। बात समझ में आई? अच्छा, जो नॉन बैंकिंग कंपनी है जैसे कि टाटा मोटर है, टाटा मोटर ने भी इंटरेस्ट पे किया। लेकिन टाटा मोटर ने इंटरेस्ट पे क्यों किया? क्योंकि इस कंपनी ने लोन लिया होगा, है ना। लोन किस लिए लिया होगा? बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। और आप जानते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जब हम लोन लेते हैं बिजनेस के अंदर, तो उसे कौन सी एक्टिविटी बोलते हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और उसी लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, तो वो इंटरेस्ट भी किस में आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। बात समझ में आई? अच्छा, दूसरा पॉइंट ये हो गया, पहला स्पेशल पॉइंट। दूसरा पॉइंट है इंटरेस्ट रिसीव्ड। मतलब इंटरेस्ट रिसीव हो गया। इसमें भी दो पार्ट कर रहे हैं, एक बैंकिंग कंपनी और दूसरा नॉन बैंकिंग कंपनी। देखो, बैंकिंग कंपनी को जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ, अब सोच के देखो, बैंकिंग कंपनी का ये मेन बिजनेस नहीं होता इंटरेस्ट रिसीव करना? क्या ये तो मेन बिजनेस होता है ना। रूटीन डे टू डे बेसिस पे इंटरेस्ट रिसीव करती है बैंकिंग कंपनी। तो किस में आ जाएगा? इसके ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। लेकिन जो नॉन बैंकिंग कंपनी है, जैसे कि टाटा मोटर ही ले लेते हैं, चलो, इसने इंटरेस्ट रिसीव किया, तो इंटरेस्ट रिसीव क्यों किया होगा, आप सोच सकते हो? क्योंकि इस नॉन बैंकिंग कंपनी ने कहीं पे पैसे इन्वेस्ट किए होंगे। भाई, आप खुद से सोचो, जब आप पैसे कहीं पे इन्वेस्ट करोगे, तभी तो आपको इंटरेस्ट रिसीव होगा ना। तो इसके लिए किस में आ जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ठीक है। तीसरा स्पेशल पॉइंट, तीसरा पॉइंट है डिविडेंड रिसीव्ड। डिविडेंड रिसीव के लिए भी कंपनीज को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, एक बैंकिंग कंपनी और दूसरा नॉन बैंकिंग कंपनी। तो जो बैंक्स होते हैं उनको डिविडेंड रिसीव होता है ना। क्यों रिसीव होता है? क्योंकि बैंक्स
अलग अलग कंपनी के शेयर्स के अंदर पैसे इन्वेस्ट करते हैं। ये बैंकों का मेन बिजनेस होता है। बैंक्स का मेन बिजनेस, अब ये मत सोचना कि केवल लोन देके इंटरेस्ट कमाना ही होता है। बैंक का मेन बिजनेस कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना भी होता है। तो बैंक्स ने अगर किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट किया और उसके ऊपर डिविडेंड मिला, तो ये तो उसकी डे टू डे एक्टिविटी है ना, यानी कि इसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। लेकिन जो नॉन बैंकिंग कंपनी है, जैसे टाटा मोटर ने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट कर दिए, तो ये उसका मेन एक्टिविटी नहीं है। टाटा मोटर का मेन एक्टिविटी तो कार बना के बेचना है ना। तो टाटा मोटर ने अगर किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट किए और उसके ऊपर डिविडेंड मिल गया, तो कौन सी एक्टिविटी है ये उसकी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है। अच्छा, फोर्थ स्पेशल पॉइंट, डिविडेंड पेड। अब डिविडेंड पे किया जा रहा है। अब एक बात बताओ, डिविडेंड कोई भी कंपनी हो, कोई भी कंपनी, बेशक वो बैंकिंग कंपनी है या फिर वो नॉन बैंकिंग कंपनी है, डिविडेंड किसको देती है कंपनियां? कोई भी कंपनी हो, शेयर होल्डर्स को। और शेयर होल्डर्स को डिविडेंड क्यों दे रहे हैं? क्योंकि शेयर होल्डर से पैसे लिए हुए हैं, है ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जो पैसे लिए जाते हैं वो किस में आता है, आप जानते हो? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। बेशक कोई भी कंपनी हो, कोई भी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को ही तो डिविडेंड देती है ना। और शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड दिया जा रहा है, तो वो तो फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी हुई, शेयर कैपिटल। आप जानते हो इस बात को। तो इनके लिए भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्पेशल पॉइंट हम कर रहे हैं, रेंट रिसीव। रेंट रिसीव के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कंपनियों को दो पार्ट्स में स्टडी करते हैं। एक होता है रियल इस्टेट कंपनी, और दूसरा अदर कंपनी। तब जानते हो रियल एस्टेट कंपनी का मेन बिजनेस क्या होता है? प्रॉपर्टियां बनाकर बेचना और प्रॉपर्टियां बनाकर रेंट पे देना। ठीक है। तो रियल एस्टेट कंपनी को जो रेंट रिसीव हुआ, ये तो उसका मेन बिजनेस एक्टिविटी है। और मेन बिजनेस एक्टिविटी किस में आ जाती है फिर? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। और जो दूसरी कोई भी कंपनी है, जैसे मारुति कंपनी है, उसको अगर रेंट रिसीव हुआ है, तो मारुति कंपनी को रेंट क्यों मिला होगा? सोचो, क्या मारुति कंपनी का मेन बिजनेस है रेंट कमाना? मेन बिजनेस तो नहीं है ना। मारुति कंपनी को रेंट क्यों मिला होगा? सोचो। क्योंकि मारुति कंपनी ने कहीं प्रॉपर्टी में पैसे इन्वेस्ट किए होंगे, है ना। तो मारुति कंपनी के लिए रेंट रिसीव करना किस में आ जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ठीक है। कितने हो गए हमारे? 5 स्पेशल पॉइंट हो गए। चलो सिक्स्थ स्पेशल पॉइंट समझते हैं, रेंट पे करना। आप सोचो कि कोई भी कंपनी हो, कोई भी कंपनी, चाहे वो रियल एस्टेट कंपनी हो, चाहे बैंकिंग कंपनी हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, हर कंपनी रेंट पे करती है, वर्कर्स को सैलरी पे करती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करती है, टेलीफोन बिल पे करती है। सभी कंपनीज करती है ना, रूटीन बेसिस पे करती है। तो कोई भी कंपनी हो, किस में आएगा ये? रूटीन एक्सपेंस है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, फॉर ऑल कंपनीज। ठीक है। कुछ और स्पेशल पॉइंट्स करते हैं, जैसे 7th पॉइंट में कर रहा हूँ, परचेज ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। और ये किसने खरीदे हैं? फर्स्ट पॉसिबिलिटी, बैंकिंग कंपनी ने खरीदा है। दूसरा है नॉन बैंकिंग कंपनी ने खरीदा है। देखो, अगर बैंकिंग कंपनी शेयर्स खरीदती है या डिबेंचर्स खरीदती है,
किसी भी कंपनी के, तो ये उसका रूटीन काम होता है, रूटीन बिजनेस होता है। तो ये किस में आएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। लेकिन अगर बैंक के अलावा कोई दूसरी कंपनी जैसे मारुति कंपनी किसी और कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स खरीदती है, तो ये उसका मेन बिजनेस नहीं है, ये तो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। ठीक है। अगला पॉइंट मैं बताता हूँ। जैसे ये सब शेयर्स और डिबेंचर्स परचेज किए थे ना, तो जब हम शेयर्स या डिबेंचर्स परचेज करते हैं तो किसी मीडिएटर के थ्रू परचेज करते हैं। जैसे प्रॉपर्टी परचेज करनी है या सेल करनी है तो प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू करते हैं ना, ये काम मीडिएटर होता है। ऐसे ही शेयर्स या डिबेंचर्स भी जब हम परचेज करेंगे तो कोई ना कोई मीडिएटर होता है बीच में, और उस मीडिएटर को कहा जाता है ब्रोकर। ठीक है, क्या बोलते हैं? ब्रोकर। तो ब्रोकर को हमें ना उसकी फीस देनी होती है, जिसे कहा जाता है ब्रोकरेज। समझ गए बेटा? ब्रोकरेज पेड ऑन अबाउ परचेज। अबाउ मतलब ये जो शेयर्स या डिबेंचर्स हमने खरीदे हैं, इसको खरीदने के लिए हमें ब्रोकरेज पे करना पड़ गया। तो किस में आएगा बताओ? अगर कोई बैंकिंग कंपनी है या फाइनेंसिंग कंपनी बोल दो, बात एक ही है। तो बैंकिंग कंपनी के लिए तो ये शेयर्स डिबेंचर्स खरीदना बेचना ऑपरेटिंग में था, तो उसका ब्रोकरेज भी किस में आएगा? ऑपरेटिंग में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और जो नॉन बैंकिंग कंपनी है उसके लिए किस में आ जाएगा? इन्वेस्टिंग में, क्योंकि उसने तो जब शेयर्स खरीदे या डिबेंचर्स खरीदे, सपोज 1 करोड़ रुपया खरीदे, 1 लाख रुपया ब्रोकरेज पे कर दिया, तो ये माना जाएगा कि उसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ प्लस जो ब्रोकरेज अमाउंट पे किया 1 लाख मिला के, यानी कि 1 करोड़ 1 लाख रुपीज उसका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है। तो ये उसकी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी ही मानी जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक और मैं करता हूँ, जैसे 9th पॉइंट, कमीशन पेड, कमीशन पेड ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। यानी कि बिल्डिंग को बेच दिया और उसके ऊपर कमीशन पे कर दिया। और ये बिल्डिंग को बेचने वाली जो कंपनी है ना, सपोज रियल एस्टेट कंपनी है। अब रियल एस्टेट कंपनी अगर बिल्डिंग बेच रही है, तो बताओ बिल्डिंग बेचना तो उसका मेन बिजनेस है ना, है ना। और मेन बिजनेस से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं रूटीन वाले, वो किस में आते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। और जो अदर कंपनी है, जैसे मारुति कंपनी है, कार बना के बेचती है, लेकिन अपनी कोई पुरानी बिल्डिंग भी बेच दी, और बिल्डिंग बेची तो किसी मीडिएटर या ब्रोकर के थ्रू बेची और उसको कमीशन पे किया। तो बिल्डिंग बेचना कोई मेन बिजनेस तो नहीं है ना। बिल्डिंग बेचना और खरीदना अदर कंपनीज के लिए तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो उसके ऊपर जो ब्रोकरेज या कमीशन पे किया वो भी किस में आ जाएगा? बोलो। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। क्लियर है ये बात? करते हैं नेक्स्ट स्पेशल पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। वो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज नाम से ही पता लग रहा है, वो जब हम बिजनेस करते हैं ना, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, मतलब अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि ऐसा होगा, लेकिन हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है, मतलब ये रेगुलर बेसिस पे नहीं होती, और इनका होना या ना होना कोई ज़रूरी भी नहीं है। हो सकता है ये 10 साल 20 साल ना हो, या हो सकता है कि साल में 2 बार हो जाए। मतलब ये अनप्रिडिक्टेबल एक्टिविटीज़ होती है,
कौन सी होती है मैं बताता हूँ, पहले डेफिनेशन लिखवा दूं मैं। इट मीन्स unnecessary activities or happenings, नहीं, happenings in business, मतलब ऐसी कुछ ऐसी चीजें होती है जो बिजनेस में होंगी या नहीं होंगी हमें पता नहीं होता। जैसे एग्जांपल के लिए लॉस बाय फायर। अब एक बात बताओ, फायर से लॉस हो गया, आग लग गई, बिजनेस में लॉस हो गया, तो क्या इसे प्रिडिक्ट कर सकते थे कि लॉस फायर लगेगी? ये तो अननेसेसरी चीज है, हो सकता ना लगे फायर, 10 साल ना लगे, 20 साल ना लगे, हमें कोई लॉस ना हो फायर से, या ये भी हो सकता है साल में 2 बार फायर लग जाए अगर बैड लक चल रहा है तो, है ना? तो लॉस बाई फायर क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्टिविटी है। और मैं एग्जांपल देता हूँ। अब ये जो फायर से लॉस लगा ना, इसका इंश्योरेंस करवाया हुआ था हमने, और इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो गया, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। देखो फायर लगने के बाद तो ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमें इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा, लेकिन फायर लगने से पहले की बात सोचो, क्या हम एस्टिमेट कर सकते थे कि इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा फायर का? भाई हम तो फायर को ही प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। पहले की बात सोचनी है, फायर लगने से पहले क्या हम प्रिडिक्ट कर पा रहे थे कि इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा? नहीं कर सकते थे ना, समझ गए? तो ये भी क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इसको भी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और मैं एग्जांपल लूं, बैड डेट्स रिकवर्ड। मतलब हमारे जो पिछले साल बैड डेट्स हुए थे वो पैसे हमें इस साल रिकवर हो गए, हमारा गुड लक था, मिल गए। लेकिन एक बात मैं बताऊं, डूबा हुआ पैसा मिल जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, मिलता नहीं है। कितने भी कोर्ट के चक्कर लगाते रहो, 10 साल, 20 साल, 50 साल, है ना? तो अगर डूबा हुआ पैसा हमें मिल रहा है तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है, आसान नहीं होता। हाँ एक बात ध्यान रखना, बैड डेट्स हो जाना ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। सोचो, देखो आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो ऐसा तो नहीं है कि आप सारा सामान कैश में बेचोगे, कुछ क्रेडिट में भी बेचना पड़ेगा, तभी बिजनेस में सेल ज़्यादा होगी। और क्रेडिट में सामान बेचोगे तो ऐसा नहीं कि एक या दो कस्टमर्स को बेचोगे, हजारों लाखों कस्टमर्स को क्रेडिट में बेचना पड़ेगा, और कुछ कस्टमर्स उसमें से पैसे नहीं देंगे, यानी कि हमारे बैड डेट्स होने ही होने हैं, ये प्रिडिक्टेबल है, ठीक है ना? यानी कि बैड डेट्स होना तो प्रिडिक्टेबल है, ये तो ऑपरेटिंग है, रूटीन बेसिस पे होते हैं। लेकिन डूबा हुआ पैसा रिकवर हो जाना ये बेटा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है, समझ गए? एक और एग्जांपल मैं लूं, बायबैक ऑफ शेयर। देखो कंपनी जब इक्विटी शेयर्स का बाईबैक करती है, मतलब जो इक्विटी शेयर्स इशू किए थे ना, अब सोचो कोई भी कंपनी जब इक्विटी शेयर्स इशू करती है तो उसकी इंटेंशन यही होती है कि इन इक्विटी शेयर्स का पैसा फॉर एवर कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड रहेगा, कभी भी रिफंड नहीं किया जाएगा। लेकिन सपोज कंपनी का बहुत गुड लक चल रहा है, कंपनी ने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिए, तो कंपनी को लगता है चलो शेयर होल्डर्स के पैसे भी वापस कर दें, मतलब इक्विटी शेयर्स को बाई बैक कर लें, ठीक है ना? तो इक्विटी शेयर्स का बाई बैक करना क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है, ऑर्डिनरी नहीं होता ये, क्लियर? एक और एग्जांपल अगर मैं इसका लूं, कंपेंसेशन पेड टू वर्कर्स ऑन वॉलेंटरी रिटायरमेंट। तो कई बार कंपनी क्या करती है, अपने बिजनेस का साइज है ना छोटा करना शुरू कर देती है। बिजनेस का साइज, बिजनेस का साइज छोटा करने का मतलब है कि एक फैक्ट्री बंद कर दी या दो फैक्ट्री बंद कर दी, बाकी फैक्ट्रियां चल रही हैं। तो अगर बिजनेस का साइज छोटा करना है कंपनी को,
तो वहाँ पे जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं उनको हटाना होता है। लेकिन हमारी कंट्री में गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं कि आप वर्कर्स को ऐसे ज़बरदस्ती नहीं हटा सकते। तो कंपनी क्या करती है, स्कीम लेके आती है और वर्कर्स को बोलती है भाई आप में से जो भी अपनी मर्जी से जॉब छोड़ के जाना चाहता है तो जॉब छोड़ के आप जा सकते हो, हम आपको कुछ पैसे भी देंगे, कंपेंसेशन के पैसे देंगे। ठीक है। तो वर्कर्स क्या करते हैं, उस स्कीम के अकॉर्डिंगली वॉलेंटरली रिटायरमेंट ले लेते हैं, मतलब अपनी मर्जी से जॉब छोड़ देते हैं और कंपनी उन वर्कर्स को फिर 10 लाख 20 लाख 50 लाख इस तरीके से पेमेंट करती है। ठीक है। तो ये भी कोई ऑर्डिनरी बात तो नहीं है, ये भी क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हाँ, वर्कर्स को सैलरी पे करना वो तो ऑर्डिनरी है, ऑपरेटिंग में आता है। लेकिन वॉलेंट्री रिटायरमेंट पे कंपेंसेशन पे करना ये कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है, ये किस में आता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज में। क्लियर। आगे स्टार्ट कर रहे हैं। देखो अभी हमें बताना है, अब क्वेश्चन साथ साथ लिख लो। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग would result in inflow, oblique outflow, oblique no flow of cash and cash equivalent। मतलब आपको कुछ यहाँ पे ट्रांजैक्शंस दिए होंगे और आपको ये बताना है कि इसमें से कौन से ट्रांजैक्शंस में कैश का इनफ्लो हुआ है। इनफ्लो मतलब हम जानते हैं बेटा, आप कर चुके हो, मतलब कैश रिसीव हुआ है, या आउटफ्लो हुआ है मतलब कैश पे किया गया है, या कोई भी फ्लो नहीं हुआ मतलब ना तो कैश रिसीव हुआ और ना ही कैश पे किया गया। ठीक है। कुछ नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, साथ साथ ही लिखते रहना आप भी, आंसर भी हम साथ साथ ही करते रहेंगे। तो पहला है, फर्स्ट पॉइंट है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स जिसकी बुक वैल्यू थी 50,000 रुपीज़, मतलब 50,000 रुपये की फिक्स एसेट्स थे, लेकिन हमने इसको सोल्ड कर दिया एट ए लॉस ऑफ 10,000 रुपीज़। तो बताओ इससे कैश पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कैश आएगा या जाएगा? सोचो, अगर हम 50,000 के फिक्स एसेट्स, मान लो मशीन या बिल्डिंग कुछ भी हो सकता है वो, उसको 10,000 रुपीज़ के लॉस पे सेल कर देते हैं तो हमें तो पैसे मिलेंगे ना। कितने पैसे मिलेंगे? 50,000 का वैल्यू था, 10,000 लॉस, यानी कि हमने 40,000 रुपीज़ में सेल किया है तो 40,000 रुपीज़ हमें रिसीव होगा ना। तो इससे क्या होगा, इनफ्लो। ठीक है। और ब्रैकेट में लिख दो, ये आंसर्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन साथ साथ, ये क्वेश्चंस हैं। इनफ्लो कैसे, ₹40,000 विल बी रिसीव्ड। ठीक है ना, क्योंकि हमने सेल किया बिल्डिंग को। अच्छा, दूसरा पॉइंट, परचेज ऑफ स्टॉक। परचेज ऑफ स्टॉक फॉर कैश, कैश में परचेज किया हमने स्टॉक, बताओ क्या होगा? तो ये तो कैश चला गया, स्टॉक अगर खरीदेंगे तो पैसे तो देने पड़ेंगे ना, तो ये क्या है, आउटफ्लो। ठीक है। अच्छा, तीसरा पॉइंट, अगर मैं बोलूं परचेज ऑफ स्टॉक ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे खरीदा स्टॉक को, मतलब पेमेंट नहीं किया, पेमेंट तो हम बाद में करेंगे, तो बताओ कैश पे अभी क्या इम्पैक्ट पड़ा? नो फ्लो।
क्योंकि कैश ना तो अभी आया है ना तो अभी पे किया गया कहीं पे भी। ठीक है ना। अच्छा, फोर्थ पॉइंट मैं पूछता हूँ, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। डेटर से कैश रिसीव हुआ तो बताओ कैश पे क्या इफेक्ट होगा? इनफ्लो है आउटफ्लो है? रिसीव हुआ है हमें तो कैश का इनफ्लो हुआ है ये। एक और एग्जांपल पूछता हूँ, कैश डिपॉजिटेड, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब अगर हमने बैंक में कैश डिपॉजिट किया तो कैश कम होगा हमारा और बैंक प्लस हो जाएगा। और कैश बैंक ये दोनों ही किसके अंदर आते हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, है ना। यानी कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैटेगरी में एक चीज यानी कि कैश कम होगा और दूसरी चीज जो कि इसी कैटेगरी की है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैटेगरी की, बैंक इंक्रीज होगा। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में तो कोई चेंज आया ही नहीं, समझ रहे हो ना। तो नो फ्लो। अच्छा, एक और पॉइंट अगर मैं पूछूं, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से कैश निकाला तो कैश प्लस हुआ, विड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो इससे कैश इंक्रीज होगा और बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। और ये दोनों ही कैश बैंक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैटेगरी से आते हैं, तो कैश पे तो कोई फ्लो नहीं होगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंटैक्ट रहेगा। ठीक है ना। और सेवंथ पॉइंट अगर मैं करूं, इशू ऑफ बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स आप जानते हो कि कंपनी शेयर होल्डर्स को फ्री में देती है, कोई पैसे नहीं लेती। तो इससे ना तो कैश कंपनी के पास आया ना कैश गया, कंपनी तो फ्री में शेयर्स दिए हैं। तो नो फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मैं करता हूं, सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी एट पार। मार्केटेबल सिक्योरिटीज आप जानते हो ना, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती है जो कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे आती है ना। और हमने इसको बेच दिया, एट पार बेचा है। पार का मतलब है कि अगर ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज सपोज 100 रुपीज़ की थी तो हमने 100 रुपीज़ में ही इसको सेल कर रहा है। तो इससे क्या होगा, कैश प्लस होगा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज कम होगी सेम अमाउंट से, क्योंकि हमने पार पे बेचा, कोई प्रॉफिट लॉस पे तो बेचा नहीं है। तो इससे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे कोई भी फ्लो नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट मैं करता हूं, सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी एट प्रॉफिट। प्रॉफिट पे बेच दिया। प्रॉफिट पे बेचने का क्या मतलब हुआ, 100 रुपीज़ की सिक्योरिटी की वैल्यू थी, हमने सपोज उसको 150 रुपीज़ में बेच दिया। तो कैश हमारा इंक्रीज हुआ 150 और सिक्योरिटी कम हो गई हमारी 100 रुपीज़। तो नेट में तो कैश इक्विवेलेंट ज़्यादा होगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, इनफ्लो विद द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मैं पॉइंट करता हूं, जैसे डेप्रिसिएशन राइट ऑफ। अब बताओ, डेप्रिसिएशन लगाने से क्या कैश रिसीव होता है या पे करना पड़ता है? या ये तो बेटा नॉन कैश ट्रांजेक्शन है ना, यहाँ पे ना तो कैश हमें रिसीव हुआ है और ना ही हमने पे किया है, तो नो फ्लो। ठीक है। अगला पॉइंट मैं पूछता हूँ आपसे, सपोज डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड। डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड का मतलब क्या होता है कि कंपनी साल खत्म होने से पहले ही शेयर होल्डर्स को डिविडेंड
डिक्लेयर कर देते हैं कि हम आपको साल खत्म होने से पहले ही डिविडेंड दे रहे हैं। ठीक है ना, डिविडेंड एक्चुअली में दो बार दिया जाता है, एक साल खत्म होने से पहले और एक साल खत्म होने के बाद। तो साल खत्म होने से पहले जो डिविडेंड दिया जाता है उससे कहा जाता है इंटरिम डिविडेंड। और कंपनी ने जब इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया ना, तो हमारी कंट्री का लॉ कहता है कि जिस दिन डिक्लेयर किया गया इंटरिम डिविडेंड, उसके मैक्सिमम विद इन 7 डेज पे करना कंपलसरी है। समझ गए? तो यानी कि जो डिविडेंड डिक्लेयर किया, इसकी पेमेंट हमें मैक्सिमम 7 डेज के अंदर अंदर करनी है ना। तो कैश तो हमारा आउटफ्लो हो गया, इसका मतलब अभी नहीं हुआ, लेकिन मैक्सिमम 7 डेज के अंदर तो हो ही जाएगा। तो ये आउटफ्लो है। ठीक है, यह ध्यान रखना, पेमेंट इज टू बी मेड विद इन 7 डेज। हमारी कंट्री का ऐसे लॉ है, तो इसलिए ये आउटफ्लो ऑफ कैश माना जाएगा। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट मैं और पूछता हूँ, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। अब जानते हो बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक लोन इंक्रीज हो गया। जैसे लास्ट ईयर बैंक लोन था 10 लाख रुपीज, इस साल बैंक लोन हो गया 15 लाख रुपीज, तो लोन बढ़ा है 5 लाख। लोन बढ़ने का मतलब क्या है? पैसा आया है या गया है? सोचो, अगर आपके ऊपर ही लोन बढ़ जाता है तो इसका मतलब आपने लोन और लिया है ना, तो कैश तो रिसीव हुआ है, तो किस में आ जाएगा? ये इनफ्लो में आ जाएगा। क्लियर है?